उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सभी दलों के लिए सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने अभी से बड़े स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। इस बार सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए अपने गढ़ को बचाने की है, क्योंकि इस बार एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के साथ बीजेपी के सभी सहयोगी दल भी अलग अलग ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2027 से पहले साल 2026 में होने वाले सेमीफाइनल के तौर पर पंचायत चुनाव जीतकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी है। सभी दलों के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी और गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जीत का एक बड़ा असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है, जिसे देखते हुए बीजेपी, सपा, कांग्रेस जैसे सभी दलों ने अब पंचायत चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए में शामिल अपना दल, एसएसबी, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसे घटक दलों ने बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अकेले ही पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 2027 में ज्यादा सीटों पर दावा करने के लिए कांग्रेस भी एसपी गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में। बाद उत्तर प्रदेश में 840 ब्लॉक की कमेटियां अभी हम हाल फिलहाल में घोषित कर देंगे। मंडल का निर्माण 8000 मंडलों का निर्माण कांग्रेस पार्टी कर रही है और अगले 15 दिन में हम 8000 मंडलों का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद बूथ की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी पंचायत का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के लिए पंचायत का चुनाव सेमीफाइनल चुनाव रहेगा। समाजवादी पार्टी ने अभी से अपने संगठन को सक्रिय कर संबंधित नेताओं को पंचायत चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया है। वहीं एसपी का कहना है कि बीजेपी बताए कि क्या वो पंचायत चुनाव निष्पक्ष करवा पाएगी या नहीं। पंचायत चुनाव में भी यही तय होना है कि सरकार क्या निष्पक्षता से चुनाव करा पाएगी, क्या सरकार अपने आंतरिक झगड़े को मिटा पाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो मनमानी है, पुलिस प्रशासन के सर पर जो हावी हो जाने की प्रवृत्ति है और योगी जी की चुपचाप देखते रहने की प्रवृत्ति है, क्या यही जारी रहेगा या इस पर कोई लगाम लगा पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ही है। बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के अलावा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ पंचायत चुनाव के लिए कटिबद्ध है। हमारी पूरी कोशिश है कि पिछले प्रदर्शन से अधिक सीटें हम ला करके बेहतर परिणाम दें। इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी अपने सारे प्रयास, सारी रणनीति पे काम कर रही है। बीजेपी की कोशिश आपसी एकजुटता को दिखाते हुए पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी माहौल बनाने की भी होगी। देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर इन सभी दलों की रणनीति कितना काम आती है और कौन आगामी पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा के चुनाव के लिए अपने पक्ष में माहौल बना पाता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ वैसे ही अब बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की शह पर चुनाव आयोग सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है। चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग ने साजिश शुरू कर दी है। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। बिहार में
जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं, उन्हें नियम कानून की जानकारी नहीं है। बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है, उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और पत्नी जी का सबका ईपिक नंबर मांगा जा रहा है। इसलिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से निर्वाचन आयोग सबसे मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सर्वे को रोकने से इनकार कर दिया है। संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अपनी पड़ताल जारी रखने की अनुमति दी है और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। डीजीपी ने बताया कि कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 30,000 सीसीटीवी कैमरे, करीब 500 ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर भी सियासत हो रही है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने पूछा है कि नाम बताने में आखिर दिक्कत किसको क्यों हो रही है। मन में गलत भाव है, इसलिए नाम छिपाया जा रहा है। देखिए। मुरादाबाद में कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली शराब की दुकानों को तिरपाल से ढका गया। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानें ढकवाई। हरिद्वार रोड पर पड़ने वाली दुकानों को खास तौर से तिरपाल से ढका गया है। शासन का निर्देश मिला, उसके अनुसार दुकानों को ढकवाने की कार्रवाई की जा रही है। तो दुकानें ढक दी जाएंगी, बिक्री जारी, बिक्री पे रोक का कोई आदेश नहीं है। दुकानें ढक दी जाएंगी। अभी तक 36 चिन्हित हुई हैं, जो डीएम साहब की तरफ से आदेश हुआ, 36 का आदेश हुआ है और भी कुछ दुकानें चिन्हित शासन की तरफ से की गई हैं, उसको भी लिस्ट में नाम डाल के बढ़ाया जा रहा है। सहारनपुर में हरिद्वार अंबाला हाईवे स्थित कांवड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दे से ढक दिया गया है। शराब के ठेके और दुकानों के सामने पर्दे लगाए गए हैं। कांवड़ यात्रा पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स के साथ निगरानी के लिए ड्रोन और 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। करीब 500 ड्रोन से नजर रखी जा रही है। करीब 30,000 कैमरे लगाए गए हैं, करीब 500 के करीब ड्रोन लगाए गए हैं और टीदर ड्रोन लगाए गए हैं। और इस बार इन सभी का जो आउटपुट है वो हमारे यहाँ पर डीजी ऑफिस में, डीजी कंट्रोल रूम में हमको लगातार प्राप्त हो रहा है। लाइव कवरेज हमको मिल रहा है, जिससे कि और विभिन्न स्तरों पर भी उसका जो फीड है वो प्राप्त हो रहा है, जिससे कि इस बात की लगातार जानकारी मिल रही है कि कहाँ पर किस प्रकार की भीड़ है, आगे कहाँ पर आगे भीड़ बढ़ने की संभावना है और उसी हिसाब से आगे की तात्कालिक रणनीति के अनुसार कार्य किया जा रहा है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर सियासत जारी है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने पूछा है कि नाम बताने में किसी को दिक्कत क्या है। मन में गलत भाव है, इसलिए नाम छिपा रहे हैं। मन में 420 है, मन में गलत ख्याल है, इसलिए अपनी पहचान छुपाई जा रही है। चोरी तो अपनी पहचान छुपाता है,
असली आदमी क्यों छुपाएगा? सवाल इसलिए है क्योंकि विरोधी जो विपक्षी लोग हैं, मैंने तो इनकी जय कहता हूँ, ये बने रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में सदैव बनी रहेगी। मैं कहता हूँ राहुल जी को 1000 वर्ष हो और 1000 वर्ष अखिलेश जी की उम्र हो। सावन शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। वहीं योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर नियम भी बनाए हैं, लेकिन इस पर सियासतवार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ऑपरेशन कालनेमी की लॉन्चिंग के 24 घंटे के अंदर ही इसका असर भी दिखने लग गया। उत्तराखंड को शरणार्थियों का अड्डा समझकर रहने वाले 25 ढोंगी बाबा पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद में पुलिस अब बड़े पैमाने पर अभियान चलाने जा रही है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं की मदद लेने से लेकर आश्रमों में भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर आप पर भी कोई चावल के दाने डाले और आपका भविष्य बताने के दावे करे तो सावधान। ऑपरेशन कालनेमी के तहत वो तमाम लोग निशाने पर हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऑपरेशन कालनेमी को लॉन्च किया, जिसके बाद देहरादून में शुक्रवार को एक्शन दिखा। पुलिस की अलग अलग टीम चेकिंग के लिए निकली, जहां अलग अलग जगह पर 25 ढोंगी धरे गए। इनमें से एक 26 साल का बांग्लादेश का मुस्लिम नागरिक रुकन रकम भी शामिल है। सहसपुर में हुई इस बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है। काले रंग की वेशभूषा में घरेलू समस्या का निदान करने का दावा करने वाला ये ढोंगी लोगों को वशीभूत करता था। और एक बड़ी ब्रेक थ्रू जो मिली है देहरादून पुलिस को, इसमें एक बांग्लादेशी जो ढाका के पास का जिले का निवासी है, वहाँ से वो यहाँ पर 6-7 महीने पहले ट्रांजिट करके विभिन्न माध्यमों से पहुँचा था और ये जो है यहाँ पर छदम भेष बदलकर बाबा बन के लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। इस पर डिफरेंट एजेंसीज भी हमारी इसमें इंट्रोगेशन कर रही हैं और सारी चीज़ें इसमें आगे कहाँ से आया, किसके संगत पर रहा, किसने इसको भेजा, ये सभी जानकारी की जाए। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छदम वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। धर्म और सनातन का चोला ओढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले इन लोगों को पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस अब बड़े पैमाने पर अभियान चलाने जा रही है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं की मदद लेने से लेकर आश्रमों में भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई ऐसा एक चीज़ बताता है कि वह समझ उस आश्रम से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी हम उसको वेरीफाई कर ले रहे हैं और वेरिफिकेशन के बाद जब लग रहा है कि उसके जो बताया गया वो गलत है, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड को शरण स्थली समझकर रहने वालों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के शुरू होने के 24 घंटे में ही 2 मुस्लिम जबकि 23 हिंदू शस्त्रधारी पकड़ में आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थान के 7, उत्तर प्रदेश के 6 जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम के ढोंगी भी पकड़े गए हैं। इसमें एक बांग्लादेशी भी शामिल था। बाकी अन्य राज्यों के वो लोग भी शामिल हैं जो धर्म की आड़ में लोगों को ठग रहे थे, लोगों का बेवकूफ बना रहे थे। अब प्रदेश भर में ये अभियान किस तरह से रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर जांच एजेंसियों की पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा हिंदू धार्मिक इलाकों में फंडिंग का टारगेट करता था। अवैध धर्मांतरण के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा को सिंडिकेट ने टारगेट पर रखा हुआ था और इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी बदलना भी था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को उसकी कोठी में ले जाकर एटीएस ने पूछताछ की है। एटीएस ने करीब 40 मिनट तक छांगुर बाबा से बात की।
जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। हिंदू धार्मिक इलाकों में फंडिंग का टारगेट था। अवैध धर्मांतरण के लिए सबसे ऊपर धार्मिक इलाके थे। अयोध्या, काशी, मथुरा को सिंडिकेट ने टारगेट कर रखा था। प्रेम जाल और लालच से अवैध धर्मांतरण का प्लान था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के मुताबिक इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं बल्कि इलाके की डेमोग्राफी भी बदलना था। Some person sitting abroad would not invest such huge amounts for conversion only. That area is not very far from the Nepal border, and we have learned from other sources that there have been attempts to change the demography of that area. जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन से यूपी एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। हवेली उसने खड़ा कर लिया। अब इसके अलावा लोग इसलिए भी शौक में थे कि जिस तरीके से लग्जरी गाड़ियों से लगातार लोग उसके पास आया करते थे। जिस तरह का इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति ने क्रिएट कर लिया था और जिस प्रकार का धन इसके पास उपलब्ध था, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लग्जरी व्हीकल्स का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसके मदद से कन्वर्जन्स किए जाते थे। ये धर्मांतरण के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो हनी ट्रैप हो, धन का इस्तेमाल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बनाना हो। ईडी और आईटी विभाग की टीम भी छांगुर बाबा और नीतू की कस्टडी लेना चाहती है ताकि और भी खुलासे हो सके। बाबा की 40 संस्थाओं के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी है। छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी डिटेल मिलने पर प्रॉपर्टी अटैच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की मतगणना भले ही 31 जुलाई को हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य की 54% से ज्यादा ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार बन ही नहीं पाएगी। इसकी वजह है ना उम्मीदवार ना उत्साह। यही नहीं, जांच में 2700 से ज्यादा नामांकन खारिज हो गए। तो क्या पंचायत चुनाव को गंभीरता से लिया नहीं जा रहा या फिर इसकी वजह कुछ और है? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 23 जून से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बार वो नजारा नहीं दिख रहा है जो आमतौर पर देखने को मिलता है। किसी भी ग्राम पंचायत में कम से कम 7 सदस्य होते हैं जो चुनकर आते हैं और इनके 2/3 बहुमत से ग्राम पंचायत का गठन होता है। लेकिन इस बार ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के लिए लोग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। 12 जिलों की 7,500 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। पंचायत सदस्य की 55,000 से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन हालात ये हैं कि नामांकन सिर्फ 25,000 पदों पर ही भरे गए हैं, यानी 54% सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं है। 55,000 में से 30,000 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं है। जानकार इसके लिए पलायन, रिजर्वेशन और शैक्षिक योग्यता जैसी लिमिट रखने को जिम्मेदार मान रहे हैं। जैसे गांव के गांव खाली हो गए, अब गांव कागजों में तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे घोस्ट विलेजेस घोषित हो गए हैं। तो जो गांव ही खाली का आदमी नहीं रह रहा है तो वहाँ कैंडिडेट कहाँ से मिलेगा? हमने क्वालिफिकेशन का एक उसमें बैरियर लगा रखा है कि जैसे हमने 8वीं पास को प्रदान रखा हुआ है। पंचायत चुनाव के लिए 24 और 28 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 31 जुलाई को मतगणना। लेकिन इसके बाद भी ग्राम प्रधान चुने तो जाएंगे, लेकिन शपथ नहीं ले पाएंगे जब तक कि सदस्य चुनकर नहीं आते। यानी 31 जुलाई के बाद पंचायत सदस्यों के लिए एक और चुनाव अधिसूचना जारी होगी। पंचायत के चुनाव में सबसे कमजोर अगर पहलू कोई है तो ग्राम पंचायत सदस्यों का पहले चरण में नामांकन न करवाना, और उसकी वजह से राज्य की बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें गठित नहीं हो पाती हैं। इस पूरे मसले पर कोई शांत और बेफिक्र है तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग। आयोग का कोई भी अफसर इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र की सबसे छोटी और पहली सीढ़ी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।